इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार भाग 3, जिसमें हम जानेंगे वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी कि वस्तुओं की जानकारी हमें कैसी होगी और कौन सी सेवाएं लेनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर आप पाएंगे कि कुछ खास जानकारियां उस पर लिखी जाती है। तो खास जानकारी आपको मिल जाती है। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों मतलब उसमें क्या चीज का इस्तेमाल हुआ है। अवयव मतलब अब क्या आ जाएगा, उसमें क्या डाला गया है। ठीक है, मूल, उसका दाम कितना है और बैच संख्या कितना नंबर है, वो मतलब जितना नंबर पर लिखला है बिस्किट चाहे कोई भी सामान कितना नंबर है, निर्माण की तारीख क्या है, खराब होने की अंतिम तारीख क्या है, वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में लिखा होता है उसमें कि जहां से वो सामान आया है, बना कहां से है, उसका पता वहां पर लिखा जाता है। क्या क्या जानकारी है, क्या डाला गया है, क्या मिलाया गया है, सब इंग्लिश में लिखे जाते हैं कि लोगों को मालूम ना चले। क्या दाम उसका, इसको एमआरपी बोलते हैं। बैच संख्या, हर पैकेट पर नंबर लिखा रहता है। फिर से निर्माण की तारीख लिखी रहती है, कौन से निर्माण कहिया हुआ है। फिर उसके बाद से खराब होने का अंतिम दिन भी, और वस्तु बनाने वाले कंपनी का पता भी उसमें लिखा रहता है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दावे के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दावा के जो भी दवा हम लेते हैं उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दवा को देखकर ही। डेंजरस है तो लाल लिखा रहेगा, नहीं डेंजरस है तो ब्लू होगा। खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तब कब कोई भी कपड़ा जब भी खरीदोगे तब धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे कि इसको धोना कैसे है। रंग झरने वाला है तो उसको अलग धोने का उस पर लिखा रहता है, और नहीं है तो भैया धो जिस तरह धोना है। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, ये सब नियम जो भी है क्यों बनाए गए हैं, वस्तु बनाने वाले को यह जानकारी देनी पड़ती है क्योंकि हमने उपभोक्ता आंदोलन किया था। इसलिए उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, देखो जानकारी क्यों दिया जाता है कि जो भी उपभोक्ता आपके हमारे जैसे लोग वस्तु और सेवाओं को खरीदता है तो उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खबर होने पर शिकायत कर सकता है। अगर उपभोक्ता को किसी भी वस्तु का खराब होना चाहे कुछ भी यहाँ पर शिकायत करना है तो उस पते पर शिकायत कर सकता है। मुआवजे पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है कि भैया मुआवजा दे दो, नहीं तो हमको ये सामान बदल के दे दो। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं मतलब कोई भी सामान हम खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाती है। कोई भी सामान आज खरीदे कि 3 महीना बाद खराब होगा, तो आज खरीदे 15 दिन के बाद खराब हो जाए तो हम ये अर्जी दे सकते हैं, वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये 15 दिन में खराब हो गया, कैसे हो गया काम ये। तो कंपनी कुछ वहां पर सलाह देगी, नहीं तो बोलेगी हम नहीं जानते तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस करो, उसके बाद से वो क्या उनके परदादा भी जान जाएंगे। तो हम उससे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देता है। अब देखो यहाँ पे अगर उस पर समय सीमा नहीं छपा है तो किसी भी सामान पर समय सीमा नहीं छपा है तो विनिर्माता जो होता है दुकानदार पर आरोप लगा देता है कि जो है उसी का है, उसी के चलते हुआ है, अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाइयों को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई भी इंसान अगर समझो कि दवा एक्सपायर हो गया है फिर भी बेचता है तब उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है, मतलब जो सामान लिखा गया उस मतलब एमआरपी रेट जितना है उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है या शिकायत कर सकता है।
यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी, जिसको बोलते हैं मार्केट रिटेल प्राइस, तो मार्केट रिटेल प्राइस के द्वारा इंगित किया हुआ होता है कि आपको जितना लिखा है उतना भी आप खरीद सकते हैं, चाहे उसके मोल मलाव करके आप कम भी दे सकते हैं। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है कि भैया मतलब मोल मलाव करने के बाद, कितना भी पुलाने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा दाम कम कर देता है। मोल भाव करोगे तो थोड़ा सा दाम कम ही कर देगा, तो उसमें आपको दे सकता है, क्योंकि हर किसी को 10% या 20% बचता है, तो 20% जो माफ करता है तो उसको कम बचता है, लेकिन फिर भी आपको बेचेगा। आज सरकार प्रदाता विधि, अब देखो यहाँ पे प्रदाता विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। अब आप किसी भी प्रकार के विविध सेवाओं के उपयोग के बारे में आप सूचना पा सकते हैं, इसके लिए आपका अधिकार बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, यह सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों, जो भी सरकार का काम हो रहा है उसके बारे में सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। RTI एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है। अब देखो RTI के बारे में समझें तो अनेकों प्रकार के केस दर्ज हुए हैं थाने से लेकर कोर्ट कचहरी में, उसके द्वारा समझ सकते हैं कि RTI इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों चालू हुआ था। RTI में होगा कि आप कोई भी सवाल किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका हक होता है उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचना पाने का अधिकार, आपको हर सूचना पाने का अधिकार है। अब चलिए यहाँ पर इंतजार किस बात की है उसको देखते हैं, ठीक है। अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। फिर से देखो, अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक ने, ठीक है, एक लड़की ने नौकरी पाने के लिए अपना सारा प्रमाण पत्र रिज्यूम जमा कर दिया, इंटरव्यू देने के बाद भी सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ उसको, ठीक है। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का, ये RTI का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारण के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था, इसलिए उसको पत्र मिल गया, लेकिन रिजल्ट की घोषणा उसको नहीं मिला था। यहाँ पर देखो, यही कारण था कि हम जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए री एग्जामिनेशन देने के लिए जब गए थे तो हमको पहले नहीं बताया गया था कि आप री एग्जामिनेशन देंगे तो आपको एक अलग सा फॉर्म भरना पड़ता है, उसका फीस लगता है 390 रुपया का, ठीक है। हमको नहीं पता था। जब दूसरे दिन गए तो बोला कि नहीं, आप अपॉइंटमेंट तो लाए लेकिन आपको री एग्जामिनेशन फी देना पड़ेगा। कितना बोले? 390 रुपया। हम बोले कि नहीं देंगे। तुमने पहले बताया काहे नहीं? तो वो बोला कि ये सब आपको पूछना चाहिए ना। हम पूछेंगे भाई, यार अस्पताल में जाएगा कोई मरीज तो डॉक्टर से पूछेगा कि डॉक्टर को बताएगा कि हमारा ये बीमारी हो। अरे भाई, डॉक्टर चेक करेगा तब ना बताएगा। कौन कौन बीमारी है कौन बताता है? डॉक्टर ना बताता है। लोग को आशा होता है कि हमको ये दिक्कत है। तो हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए थे तो वहां पर उनको बताना चाहिए ना कि हाँ भैया फिर से आइएगा तो आपको इतना रुपया लगेगा। हम उससे दोबारा तिबारा पूछे थे कि और कुछ लाना है तो नहीं बस आप अपॉइंटमेंट लेटर लेकर चले आइएगा बस। वहां से गए, एक गार्ड था, उससे पूछे यहाँ पर RTO हेड कहाँ बैठता है। तो फिर वहां पर गए RTO हेड के पास, तो मेन हेड के पास हमको जाने नहीं दिया। सब गया, सब फील्ड अफसर के पास एक था तो उनके पास गए तो उनसे बोले कि ये हमारा फॉर्म है, हम एग्जाम देने फिर से री एग्जामिनेशन के लिए आए हैं,
लेकिन वहां पर बोला जा रहा है कि री एग्जामिनेशन पैसा लगेगा फिर से। हम बोले चलो भैया दे देंगे ठीक है, लेकिन हमको बताया क्यों नहीं गया। तो ये बोला कि हम नहीं जानते। हम बोले ठीक है आप नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बताया, संजीव नाम था उनका, संजीव ऐसा ही करके कुछ नाम था। हमने नोट कर लिया। हमने बोले आज काम नहीं होगा तो कल तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, यहाँ पे कल से तुम घर पे बैठोगे, ये मानकर चल दिए थे हम। वहां से चले, फिर से बोले आप सब अपना नाम बताओ, अभी हम FIR करेंगे आप सब पे। तो उन्होंने बोला कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अरे गुस्सा काहे नहीं करे भैया, आप बताओ तो सही, जरूरत है री एग्जामिनेशन का कि लगेगा तो तुम बताए काहे नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिए, हमको ये सूचना क्यों नहीं दिया गया। तो बोला कि आप दे दीजिए हम करवा कर मंगा देते हैं, आप जाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दे दिए पैसा। उसके बाद से उसमें से एक आदमी गया और जाकर वहां पर सारा काम करवा कर आया और मेरा एग्जामिनेशन तुरंत हुआ, मेरा एग्जाम तुरंत हो गया, सारा फॉर्म क्लियर हो गया और मेरा लर्निंग लाइसेंस आराम से मिल गया। तो ये सब होता है। अगर आप नहीं झुकते हो ना तो किसी की औकात नहीं होती है कि आपको झुका देवे। अगर तुम ठान लो कि हम नहीं झुकेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तो किसी की भी औकात नहीं है कि तुम्हें झुका देवे। तुम सोच लो कि हम कोचिंग बिना पढ़े भी पास कर लेंगे, किसी ब्रह्मांड की औकात नहीं है कि तुम्हें फेल करवा देवे। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लाइफ। घर में बैठकर खुद से पढ़ना ही सबसे बड़ा पूंजी है। अगर घर में खुद से पढ़कर समझ लिए तो इतिहास रचोगे बाबू, समझ जाओ तुम। हमने 10th में कोचिंग किया, लेकिन कोचिंग में केवल हम लोग को भेदभाव सिखाया जाता था, कुछ ज्यादा नहीं। तो चलो 11th में हमने कोचिंग नहीं किया, 11th में हमने खुद से पढ़ा, 12 भी हम खुद से पढ़ कर पास हुए हैं, नीट का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किए हैं खुद से पढ़कर। लेकिन लोगों को लगता है कि हम फेल किए हैं इसलिए हम ज्वाइन नहीं किए। हमारा मानना था कि हम देश के हित के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देंगे। तो अब डॉक्टर बनते हैं तो केवल अपने पेट के लिए काम करते हैं ना, केवल अपने फायदे के लिए सोचते हैं। क्योंकि हम कहीं भी नौकरी भी करते, चाहे अपना भी इंस्टीट्यूट खोलते, चाहे हॉस्पिटल खोलते हैं, तो वहां पर अपना फायदा देखते हैं, दूसरों का फायदा तो नहीं देखते हैं। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे घर वाले उतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे कि पैसा दे सके डॉक्टरी के लिए। क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए करीबन मोटा मोटी 50 लाख रुपया खर्चा होता है। अरे अब कितना ही पढ़े लिखे हो कोनो दिक्कत नहीं है, कितना भी टॉप किए हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको डोनेशन नहीं दोगे ना तो आपका एडमिशन समझ लो नहीं होने वाला है। चलो एडमिशन हो गया बिना डोनेशन का, तो बीच में आपको इतना फीस ले लेगा, सब फीस कहां से आएगा। तो कोई भी डॉक्टर बिना 25 लाख खर्चा किए वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता है। बनेगा तो झोला छाप बनेगा। और चलो भाई खर्चा कर दिया, तो जब ओरिजिनल आपको MBBS का सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो उस समय आपको कितना रुपया लगता है, तो उस समय आपको 20 लाख से 10 लाख रुपया आपको देना पड़ता है, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। नहीं तो आपको उसी 3rd ईयर में आपको सराहते रह जाएगा सब। तो ये नियम है कि जिंदगी में आगे बढ़ो तो अपने दम पे बढ़ो, किसी के बूते पर नहीं बढ़ो। और छपरा में हमारे सिटी में हमको पढ़ाने के लिए कोई भी मास्टर तैयार नहीं थे, क्योंकि हम क्लास में जाते थे तो हमको ये बकलोली पसंद नहीं था कि आप पढ़ाने के लिए बुलाए हो तो पढ़ाओ, यहाँ पर दूसरा बात करने के लिए नहीं बुलाए हो। इसलिए हमको किसी भी टीचर से बनता भी नहीं था जल्दी। आओ इन पर विचार करते हैं। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। इसके स्वाभाविक कारणों पर बात करते हैं, कुछ कारण है इस पर बात करते हैं। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं, चर्चा कीजिए इसके बारे में। तो डिब्बा बंद वस्तुएं, जो डिब्बा में बंद होते हैं, वैसे वस्तुओं के पैकेट को ले जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारी का परीक्षण करके देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी है। क्या आप सोच सकते हैं कि उन डिब्बा बंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है। चर्चा करें उसके बारे में, कौन सा डिब्बा बंद आप सामान लिए हो लेकिन उसमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं दिया गया है। आम भाषा में समझो, अचार का डब्बा, अचार के डब्बा पर कुछ लिखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत चीज मिला दिए जाते हैं जो 3 महीना में ही खराब हो जाता है। जो घरेलू अचार बनता है करीबन 10 साल 15 साल चलता है, लेकिन
बाजार का अचार अब 2 साल से 2 साल क्या है 2 महीने 3 महीना से बेसी आप नहीं चला सकते। लोग नागरिकों की समस्या जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, यहाँ पर देखो फिर से बोलता हूँ, लोग नागरिकों की समस्या जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिए कि आरटीआई से आप कैसे सहमत हैं। अब मैं सुनने में आया है कि आरटीआई सिस्टम को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इसके वजह से सरकार को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम अपील उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। आरटीआई नहीं हटेगा, आरटीआई नहीं हटेगा। अब देखो, चयन के अधिकार का उल्लंघन, हम जो भी चयन कर रहे हैं उसके उस अधिकार का उल्लंघन किस तरह किया जा रहा है। पैसे लौटाए गए, पैसे यहाँ पर लौटा दिए गए हैं। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्र है, ये लड़की है, ने दिल्ली में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्था को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। मतलब 2 साल के लिए वहां पर नामांकन करवाया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के करीब यहाँ पर 61,000 रुपया जमा किया। मतलब 2 साल के लिए 61,000 रुपया इसने जमा किया, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का असर वहां ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसने मना कर दिया, इंस्टीट्यूट वालों ने मना कर दिया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपया लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है, हर किसी को चुनने का भी अधिकार होता है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्था को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। 28,000 तो देना ही था, 25,000 का दंड लगाया। कितना हो गया? तो 25,000, 50,000 प्लस 53,000। उसने संस्था को 7,000 रुपए मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। और आपको दंड लगाया किसके लिए? वो मतलब आपको उपभोक्ता आयोग को देना था 25,000, उसको 28,000 प्लस 7,000 दो को देना था। तो कितना हुआ? कुल मिलाकर 35,000 रुपया बनता है। 35,000 रुपया इसको छात्रा को देना पड़ा, देने को कहा। और राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थाओं और व्यवसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। और उसी के बाद से एडवांस सिस्टम खत्म हो गया और महीना से चालू हो गया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकता है। इसलिए आप लोग सहमत रहें और अपने अधिकार का फायदा उठाएं। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो, और किसी भी तरह के सेवा प्रदाता किसी भी प्रकार का सेवा वो प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। समझो कि एक टेम्पू में बैठकर आप गए हो, कहाँ पे गए हो? प्राइवेट टेम्पू लिए, आपको जाना है कहीं दूर। आधे पर आप उतर गए, बोले कि हम नहीं, आधा पैसा हम देते हैं, आधा नहीं देंगे, क्योंकि आधे दूर लाए ना, तो उनको मानना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा लेगा, क्यों लेगा? देखो 1,500 रुपया में एक टेम्पू बुक हुआ, एक टेम्पू ने एक गाड़ी बुक हुआ था। हमारे भाई थे, चचेरे भाई है, वो जा रहे थे गांव छपरा जंक्शन से। तो वहां से उन्होंने 1,500 रुपया में तय किया और उन लोग बोला कि नहीं, रात को अकेले नहीं आना चाहिए, इसलिए कहीं रुक जाओ। तो हमारे रूम पे छपरा में आकर रुकने के लिए सोचे। तो भी मतलब करीबन 5 किलोमीटर पड़ता है, तो 5 किलोमीटर 500 रुपया देना पड़ा, क्योंकि वो गाड़ी बोलेरो थी, बड़ी गाड़ी थी। अब बड़ी गाड़ी को आप स्टैंड से बुला रहे हो, आधे रास्ते में भेज दे रहे हो, तो भैया आपको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो 500 रुपया वो लिया, लेकिन ज्यादा लिया थोड़ा सा, लेकिन बारिश का मौसम था इसलिए ज्यादा लिया।
क्योंकि उसको भी रोजी रोटी कमाना था और प्राइवेट गाड़ी थी, इसलिए 500 रुपया लिया, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है। मान लीजिए आप दंतमंजन खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एक टूथपेस्ट दांत धोने का मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदते हैं। अगर आप अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, अगर आप ब्रश नहीं खरीदना चाहते हैं, तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो मतलब डबल सामान जहां मिल रहा है, ये आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। आप कभी भी नया चूल्हा लोगे, मतलब नया गैस कनेक्शन लोगे, तो गैस कनेक्शन वाला बोलेगा कि नया चूल्हा ले लीजिए, फ्री में मिलेगा। फ्री में नहीं मिलता है, उसका पैसा देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, 2000 रुपया उसका भुगतान राशि लगता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। जो चीज हम नहीं खरीदना चाहते वो भी खरीदना पड़ता है। तो फिर आप क्या करते, जो हमको नहीं खरीदना, फिर आपको जब खरीदना पड़ता तो उसके बाद बताया गया है तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं है, तो उसके बाद आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, आपको खरीद लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप चुनाव करते हो नहीं हमको गैस कनेक्शन ही चाहिए केवल, तो आप वही लो, बाकी का भुगतान मत करो, नहीं देना है, नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो गैस कनेक्शन के साथ जो सामान आता है वो ओरिजिनल सामान आता है, इसलिए आप उसको जरूर लेना, क्योंकि मार्केट में तो सब लोकल मिलता है, ओरिजिनल बहुत महंगा मिलेगा। आजकल सरकारी संस्था में भी सब डुप्लीकेट माल आने लगा है। आओ इन पर विचार करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है? इस पर विचार विमर्श कीजिए। पॉइंट देखिए, प्रत्येक 500 ग्राम मतलब आधा किलो के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट कैसे दे रहा है? अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाए। अखबार खरीदे और साल के लास्ट में उपहार पाए, मतलब ज्यादा आपको पुरस्कार मिलेगा। खुर्चिए और 10 लाख तक का इनाम पाइए। ये लॉटरी वाला कि इसको खरीचिए अब 10 लाख का इनाम पाइए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में विमर्श कीजिए। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट। यहाँ पे देखो, एक आधे किलो का ग्लूकोज लेगो तो आपको 100 रुपया का पड़ेगा, ठीक है, 100 रुपया का पड़ेगा, चाहे 120 रुपया का पड़ेगा। लेकिन आप 2 किलो लेते हो तो आपको 220 रुपया 230 रुपया का पड़ेगा, और साथ में एक डाबर दंतमंजन भी मिलेगा। तो समझो कि डाबर दंतमंजन क्यों दे रहा है, मतलब आधे किलो पैकेट का दाम और कम है तब ना दे रहा है। तो इसको सरकार को देखना पड़ता है कि कौन कैसे कितना बेचा जा रहा है। इसके ऊपर बहुत कठिनाई देखकर और हर किसी के पॉकेट का खर्चा देखकर ही वहां पर सोचना पड़ता है। पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का है, पैकेट का भीतर एक सोने का सिक्का है, आप इसको लीजिए और खरीदिए। आजकल हर बाजार में जो भी आप चिप्स खरीदोगे ना, उसमें यही चीज लिखा गया है और इसी की वजह से बहुत बिकता है। 2000 रुपए तक का जूता खरीदे और 500 रुपए तक का एक जोड़ी जूता मुफ्त पाए। अब बताओ कि आपको एक जूता खरीदना है, 300 का काम चल जाएगा, तो 500 के चक्कर में आप 200 का वहां बैठते हो और 500 का जूता ले बैठते हो। तो ये आपकी समझदारी नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है। याद रहेगा? तो बेवकूफी को पहचानो। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, और ऐसे उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे तो अगले भाग में जानेंगे। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।